हेलो माय डियर फ्रेंड, आज का वीडियो स्टाफ नर्स एंड सीएचओ का तीसरा नंबर का एमसीक्यू का यह वीडियो है। यहाँ पे आप लोग को पता है कि मैं डेली जो है मिक्स्ड क्वेश्चन जो है लाता हूँ। मिक्स्ड क्वेश्चन इसलिए ताकि हर एक सब्जेक्ट से होगा तो आप लोग को हर एक सब्जेक्ट से प्रैक्टिस होता रहेगा। समझ गए। बाकी टॉपिक वाइज अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है तो सुबह में प्रतिदिन सुबह 7 बजे थ्योरी कॉन्सेप्ट डल रहा है। जो आपका सब्जेक्ट वाइज है उसको पढ़िएगा, विस्तृत नॉलेज होगा। इसको पढ़िएगा तो आपको डेली जो है कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। आज का जो वीडियो लाया हूँ यह अभी लेटेस्ट में आपको पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था, स्टाफ नर्स नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का आरआरबी, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रेलवे में अभी एग्ज़ाम लेटेस्ट हुआ था। उसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज उसी 50 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे विच डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोसेफलस, मतलब हाइड्रोसेफलस के लिए कौन सा निदान जो है इसमें किया जाता है। समझ गए। हाइड्रोसेफलस के लिए कौन सा निदान जो है इसमें किया जाता है हाइड्रोसेफलस के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है एमआरआई, ऑप्शन बी है ईईजी, ऑप्शन सी है सीटी स्कैन, ऑप्शन डी है एक्सरे। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सीटी स्कैन, ठीक है। अगर इसमें सीटी स्कैन नहीं होता तो राइट आंसर एमआरआई होता, ठीक है ना। तो सीटी स्कैन दिया गया है इसलिए हाइड्रोसेफलस का जो डायग्नोस्टिक होगा वो सीटी स्कैन पहले, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है ए न्यू बॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क ऑफ। कहने का मतलब है कि एक न्यू बॉर्न मतलब नए बच्चा है, ठीक है, डायबिटिक का, उसके मदर का जो है कौन सा जो है रिक्स होगा, ठीक है ना। ए न्यू बॉर्न बेबी ऑफ ए डायबिटिक मदर इज एट रिक्स ऑफ। समझ गए। मदर का कौन सा रिक्स होगा? हाइपोगैलिसेमिया, हाइपोथायराइज्म, ठीक है, थैलेसेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होगा? हाइपोगैलिसेमिया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और हाइपोगैलिसेमिया। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है इटियोलॉजी रिफर टू। इटियोलॉजी रिफर टू यानी इटियोलॉजी मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है, कारण, ठीक है, कारण। तो उसी प्रकार से इटियोलॉजी किसको रिफर करता है? स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट को, स्टडी ऑफ सिम्टम्स को, स्टडी ऑफ कॉजेज को एंड स्टडी ऑफ एनाटॉमी को। माय डियर स्टडी ऑफ कॉजेज यानी कारण के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। समझ रहे हैं, ये बातें हैं। दूसरा है स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट, यह तो उपचार के अध्ययन है, ठीक है। स्टडी ऑफ सिम्टम्स, इससे साइन एंड सिम्टम्स होता है। स्टडी ऑफ एनाटोमी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है सीपीआर साइकिल फॉर ए पेशेंट इन शॉक इंक्लूड। कहता है एक शॉक के पेशेंट है तो उसमें सीपीआर साइकिल जो होगा कौन सा होगा, ठीक है। 15:2, 30:2, 20:1, 25:2। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सीपीआर के पेशेंट शॉक वाला पेशेंट है, 30:2 इसका राइट आंसर होगा। 5 क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ शॉक। शॉक का कौन सा लक्षण होता है? इंक्लूड, ठीक है, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, कोल्ड एंड कालमी स्किन, जॉन्डिस। तो माय डियर जो सिम्टम्स शॉक का जो सिम्टम होता है, शॉक को हिंदी में आघात कहते हैं। आघात के लक्षण में शामिल है आघात जैसे ही लगता है ठंडा होने लगता है बॉडी और स्किन जो है क्लेमी होने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है 3rd डिग्री शॉक पेशेंट सोज डिफिशियंसी ऑफ। कहता है कि एक पेशेंट है 3rd डिग्री वाला शॉक लगने वाला 3rd डिग्री का पेशेंट है, जो शॉक वाला पेशेंट है वह कौन सी कमी को दिखाएगा? ऑक्सीजन कमी होगा उसमें, या ब्लड वॉल्यूम कमी होगा, प्रोटीन कम होगा, या कैल्शियम कम होगा। इनमें से कौन सा कम होगा, ठीक है। तो माय डियर जो आपका ए है 3rd डिग्री के शॉक वाला जो मरीज है उसमें जो कमी होगा वो ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू कीमोथेरेपी ड्रग इज थ्रू। कहता है कि सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क होगा कीमोथेरेपी ड्रग का वह किस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन्हेलेशन वाला में, या फिर ओरल इनटेक में, या इंजेक्शन में, या स्किन कॉन्टेक्ट में। तो माय डियर जो राइट आंसर होगा अपना वो होगा इन्हेलेशन, ठीक है। अगर मरीज को आप इनहेल करवाते हैं कीमोथेरेपी ड्रग को तो सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोजर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे है 8वां है सैम्पलिंग मेथड इज रिसर्च इज। सैम्पलिंग मेथड इज रिसर्च इज यानी रिसर्च में जो सैम्पलिंग मेथड है वह किस चीज़ पर आधारित है? डाटा एनालिसिस पर, सब्जेक्ट इवैल्यूएशन पर, सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर, या लिटरेचर रिव्यू पर।
तो राइट आंसर जो होगा सैम्पलिंग मेथड जो है वह रिसर्च का सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, यानी कुछ पार्टिसिपेट का चयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 9वां है प्लेसेंटा प्रेविया इज कंडीशन वेयर। प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है, वह किसका कंडीशन है, कहाँ पर होता है। प्लेसेंटा इज अटैच टू फंडस, गलत। प्लेसेंटा लाई लोअर नियर सर्विस। प्लेसेंटा डिटैच ईयरली, नो। प्लेसेंटा फॉर्मेट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, प्लेसेंटा लाइज लोअर नियर सर्विक्स, ठीक है, यह सर्विक्स के निचले वाले एरिया में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेविया यह कंडीशन दिखता है। आगे है pH ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट रिस्पेक्टिबिलिटी। कहता है कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट का सापेक्ष pH मान कितना होगा। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 7 से 6, ऑप्शन सी 7 से 8 एंड ऑप्शन जो है डी 6 से 9। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 7 से 8, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है सर्वाइकल डिलेशन यानी सर्विक्स का फैलाव फर्स्ट स्टेज में ऑफ लेबर इज कॉज, यानी लेबर में प्रसर्व में जो सर्वाइकल का डिलेशन होता है किस कारण से होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, बता। तो इसका राइट आंसर एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, तो इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का जो है फर्स्ट स्टेज में कारण होता है जिससे सर्विक्स का डिलेशन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ, स्टोमक कैंसर यूजुअली फॉलो दिस कॉज, यहाँ पे कॉज होगा, ठीक है, तो स्टोमक कैंसर का जो सामान्यतः जो कारण होता है कौन सा होगा, वह एक्यूट एंड सेल्फ लिमिटिंग, क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है, सडन एंड रिवर्सिबल होगा एंड स्पोरेडिक एंड माइनर होगा। तो जो स्टोमक कैंसर का सामान्यतः जो इसका कारण बनता है वह कारण धीरे धीरे बढ़ता है और यह जो है आपका क्या होता है, क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव होता है, समझ गए। स्टोमक कैंसर जो होता है वह क्रोनिक और से लेकर प्रोग्रेसिव तक होता है, ठीक है ना। 13 है मायोकार्डियल इन्फारक्शन, पेशेंट हैज फ्रंटी पिंक स्पुटम विच साउंड इज हियर। मायोकार्डियल इन्फारक्शन में पेशेंट अगर पिंक स्पुटम वाला है तो उसका कैसा आवाज़ सुना जाएगा, हार्ट से ही आवाज़ आएगा, कैसा आवाज़ आएगा, विजिंग का, क्रेकल्स का, स्ट्रीडर का, नॉर्मल ब्रेड साउंड का। तो राइट आंसर जो होगा वो क्रेकल्स का, ध्वनि का आवाज़ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन किसके द्वारा हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन होता है, तो हेपेटाइटिस बी फीकल ओरल रूट, एयरबोर्नी, ब्लड एंड फ्लूडी ब्लड, वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वह ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से होता है। ब्लड बॉडी फ्लूइड कौन होता है, थूक हो गया, सीमेन हो गया, ये सब हुआ। 15 है लैक्टोलोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू डिफिशियंसी, किसके डिफिशियंसी से जो है लैक्टोलोज का इंटॉलरेंस होता है, तो लैक्टेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड माल्टेज। तो राइट आंसर लैक्टोलोज लैक्टेज से, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे है 16 नंबर ओम्फेलाइटिस रिफर्स टू, ओम्फेलाइटिस जो है एम्फेलाइटिस को क्या कहते हैं, इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल स्टम्प, इन्फेक्शन ऑफ लीवर, इन्फेक्शन ऑफ लवर, इन्फेक्शन ऑफ ब्लेडर। तो इसका राइट आंसर इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल स्टम्प, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, T1 नोमो रिफर टू, यानी T1 नोमो को क्या बोलते हैं, अर्ली स्टेज लोकलाइज ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देख लीजिए वाइड स्प्रेड ट्यूमर, मेटास्टैटिक ट्यूमर, टर्मिनल स्टेज है। मेटास्टैटिक जो होता है यह काफ़ी गंभीर ट्यूमर होता है, समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा। और अर्ली स्टेज का जो लोकलाइज ट्यूमर होता है उसको T1 ट्यूमर 1 नोमो रिफर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 18 है रिस्क फैक्टर ऑफ रीनल कैंसर, रीनल कैंसर का रिस्क फैक्टर कौन सा होता है रीनल कैंसर का, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपोटेंशन, थायराइड डिजीज। तो देखिए रिस्क फैक्टर कैंसर का वो होगा ऑप्शन ए स्मोकिंग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, जीनेटिक टेस्ट इज डन टू, यानी जीनेटिक जो टेस्ट होता है किसके द्वारा डन होता है, आइडेंटिफाई ऑर्गन फेलुअर, डिटेक्ट जीन म्यूटेशन, एक्सेस विटामिन लेवल एंड चेक इन्फेक्शन। तो जीनेटिक टेस्ट अगर आपको करना हो तो आप डिटेक्ट करते हैं जीन को, ठीक है, जीन म्यूटेशन को डिटेक्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है टेस्टिस टेम्परेचर इज मेंटेन बाय, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, स्क्रोटम, भास डिफरेंस, सेमिनल वेसल्स एंड यूरेथ्रा। तो आपको पता होना चाहिए जो तो थैलीनुमा संरचना होता है जिसमें आपका टेस्टिज होता है, तो ये थैलीनुमा संरचना ही स्क्रोटम होता है, तो यही स्क्रोटम टेम्परेचर मेंटेन करता है। आगे है
21 है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान सर्वाइकल डिलेशन हार्मोन इज, सर्वाइकल डिलेक्शन हार्मोन कौन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रिलेक्शन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरोन कौन सा होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो सर्वाइकल डिलेशन हार्मोन होता है वह रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो राइट आंसर रिलैक्सिन ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, संयोजी ऊतक, टेंडन, मैट्रिक्स, कोलेजन, कार्टिलेज। तो राइट आंसर क्या होगा मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूँ, ये सारे के सारे आरआरबी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये भी लेटेस्ट अभी 2-3 दिन पहले जो एग्जाम हुआ है उसका है। आप इसमें से देख लीजिए आपको कितना आता है, ठीक है ना। ओल्डेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम इन यूज्ड इन, ठीक है ना, ओल्डेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम इज यूज्ड इन। तो इनिशियल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट एंड जर्मिनेशन। तो ओल्डेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो मैच्योरिटी स्टेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 24 विच रिवर ज्वाइन भागीरथी रिवर, मतलब कौन सा रिवर जो है नदी जो है भागीरथी में ज्वाइन करता है, अलकनंदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर अलकनंदा, ऑप्शन ए, ठीक है। 25 है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन एट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है कहाँ पे दिया जाता है, लेफ्ट डेल्टॉइड, राइट गुलिटियल, वास्टस लेटरल्स एंड एब्डोमिनल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वास्टस लेटरल्स इन्फेंट्स, ठीक है। 26 है प्लेसेंटा प्रीविया इज एसोसिएटेड विथ, प्लेसेंटा प्रीविया जो है किसके साथ एसोसिएट होता है कि लोअर एब्डोमिनल पेन, पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग, हाइपरटेंशन, फीटल डिस्ट्रेस। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है ये एसोसिएट होता है पेनलेस ब्लीडिंग के साथ, ठीक है, यानी वेजिना से जो ब्लड होता है वो पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है प्लेसेंटा प्रीविया में, ठीक है। 27 है फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान 300 से लेकर 400 जो है ज़रूरी होता है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछता ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान तो वहाँ पे ये जो है 500 हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान और बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ 21 है, बस सेम क्वेश्चन है 28 में। 29 है एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, यानी मैग्नीशियम सल्फेट से अगर कोई विषाक्तता हो जाता है, रिएक्शन कर जाता है, तो इसमें कौन सा जो है एंटीडोट चलेगा, कैल्शियम ग्लूकोनोट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एटोट्रोपिन। तो राइट आंसर कैल्शियम ग्लूकोनोट। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 कहाँ दिया जाता है, तो MgSO4 दिया जाता है जैसे एक्लेम्पसिया के इलाज में, जहाँ पे पेशेंट को दौरा पड़ता है, सीजर आता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन है थेरेपेटिक रेंज फॉर मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट कितना जो है आपको उपचार में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। 2 से 4 mg प्रति DL, 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 8 से 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड 12 से जो है कम, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 to 7, ठीक है, याद रखिएगा। 31 है विच एज ग्रुप नीड द मोस्ट एनर्जी न्यूट्रिशन, किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा एनर्जी और पोषण की ज़रूरत होती है, 3 से 5 साल, 19 साल, ओल्ड एज एंड 0 से 1 वर्ष। तो 0 से 1 वर्ष के जो बेबी बच्चा होता है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि इस समय तेज़ी से जो है वृद्धि का समय होता है विकास का, तो ज़्यादा जो है आपको एनर्जी और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। 32 है हेपेटाइटिस स्प्रेड बाय फीकल ओरल रूट, कौन सा हेपेटाइटिस है जो आपको फीकल ओरल रेट से फैलता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है यह जो है आपका फीकल ओरल रूट से, एंड हेपेटाइटिस ई भी जो है फीकल ओरल रूट से फैलता है। आगे बढ़ते हैं 33 है रेगुलर मेडिसिन ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी के दौरान रेगुलर कौन सा मेडिसिन होता है, विटामिन ए, विटामिन B12, आयरन एंड कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन B12, ठीक है। 34 है मोस्ट कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है जो अपने सेहत से हमेशा जो है समझौता करके रहता है, मतलब वह कहीं ना कहीं अपने हेल्थ इशू से हमेशा जो है जूझते रहता है, वह कौन सा जो है पेशेंट होता है, डायबिटिक वाला, कार्डियक वाला, इम्यूनो डिफिशियंट वाला एंड हेपेटाइटिस बी वाला। तो जिसका यूमिन डिफिशियंट होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होता है, वो हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है चिंतित ही रहता है, कंप्रोमाइज्ड में ही रहता है, समझ गए।
आगे है 35, मिजल्स वैक्सीन इज गिवन एट। मिजल्स जो वैक्सीन होता है खसरा, वह कब दिया जाता है? बर्थ के समय, 9 मंथ, 6 माह एंड 1 ईयर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 9 मंथ। ठीक है। 36 है, फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ रूबेला। रूबेला का फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है, समझ रहे हैं? तो आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट सिम्टम्स जो रूबेला में होता है वो फीवर, रेसेज, सोर थ्रोट, स्वेलिंग। ठीक है। तो राइट आंसर रेसेज होता है, धब्बा बन जाता है। 37 है, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट। बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है? आपको पता है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन जो टीबी से बचाता है, और यह जो दिया जाता है यह एट ए बर्थ देना चाहिए, जन्म के समय। ठीक है। 38 है, पैड शुड बी चेंज एवरी। जो पैड होता है कितने समय में चेंज करना चाहिए? 2 से 3, 4 से 6, 6 से 8 एंड 1 डेली। तो जो पैड होता है प्रत्येक 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए। 39 है, क्लाइंट ऑन हैरी पेरिडोल सो पिल रोलिंग ट्रिमर एंड रेजिडेटिव दिस इज लाइक। देखिए, जब भी कोई पेशेंट कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग लेता है, जब एंटीसाइकोटिक ड्रग लेता है, मानसिक वाला दवाई लेता है, तो खासकर उसमें देखा जाता है कि पेशेंट में ट्रिमर आता है, रेजिडेटी, कंपन, और जो है उसे कंपी इस प्रकार से आता रहता है हाथ में। ठीक है ना। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन को हम लोग पार्किंसन मेनिया, डेलेरियम, डिप्रेशन, तो इसको हम लोग पार्किंसन बोलते हैं। कोई भी एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने से अगर कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो उससे पार्किंसन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, अर्थी इम्प्योरिटीज इन मेटालर्जी आर कॉल्ड। यानी पृथ्वी, समझ गए, अर्थी इम्प्योरिटीज इन मेटालर्जी आर कॉल्ड। ये साइंस का क्वेश्चन है। इसे स्लैग, गैंग या फिर फ्लैक्स या फिर ओरी कहते हैं। तो इसे हम लोग गैंग कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन है, विच हेपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। कौन सा हेपेटाइटिस है जो फूड और जल और पानी से फैलता है? हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ए। तो माय डियर आपको पता है, इससे ऊपर पढ़ा दिए हैं, बताइए कमेंट करके। 42 है, मेलबरी एपियंस इज सिन। ठीक है ना। मलबेरी किसमें जो है एपियर होता है, किसमें दिखता है? मोरुला में, जाइगोट में, ट्रोफोब्लास्ट में एंड ब्लास्टोसिस्ट में। तो माय डियर राइट आंसर मलबरी एपियंस इन मोरुला, ऑप्शन ए। ठीक है। 43 है, पेंटावैलेंट वैक्सीन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मतलब पेंटावैलेंट सब में दिया जाता है, एक को छोड़कर बताना है। ठीक है ना। पेंटावैलेंट वैक्सीन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, मतलब सब को इंक्लूड करके एक को छोड़कर जो है किसमें, सब में दिया जाता है। देखिए, हेपेटाइटिस बी में दिया जाता है, डीपीटी में भी दिया जाता है, HIV में दिया जाता है, मीजल्स में नहीं दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत सही है। 44 है, यूट्रस रीचेस एब्डोमिनल एट हाउ मेनी वीक। मतलब आपका जो गर्भाशय है कितने सप्ताह में एब्डोमिनल के पास पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो 8 से 12, 14 से 16 वीक्स, 20 से 24 वीक्स एंड 28 से 30 वीक्स। देखिए, अगर ऑप्शन में 16 से 20 वीक्स अगर रहता ना तो हम यही टिक मारते, एग्जैक्ट सही समय यही है, बट यहाँ पे 20 से 24 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 14 से 16 राइट होगा। ठीक है। 45 है, ब्लीडिंग एट 32 वीक्स, 32 सप्ताह पर ब्लीडिंग सगेस्ट प्लेसेंटा प्रेविया बीच कन्फर्म दिस टेस्ट। अगर 32 सप्ताह पर अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो प्लेसेंटा प्रेविया के लिए आपको सगेस्ट अगर हो कोई कर रहा है डॉक्टर, तो यह कैसे कन्फर्म होगा कि प्लेसेंटा प्रेविया के कारण ब्लीडिंग हो रहा है 32 सप्ताह में? वैजिनल एग्जामिनेशन से, USG से, एमनियोटिक सेंटेस से एंड स्पेकुलम एग्जामिनेशन। तो राइट आंसर USG से आप जो है कन्फर्म कर सकते हैं। 46 है, प्रेग्नेंट यूट्रस लाइनिंग इज कॉल्ड। कहता है कि प्रेग्नेंट यूट्रस लाइनिंग इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम लोग? तो आपको पता है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा? डेसूडा होगा, पत्निका जिसे बोलते हैं। 47 है, आइसबर्ग फेनोमेना डिनोट्स। आइसबर्ग फेनोमेना किसे डिनोट करता है? अंडर रिपोर्टिंग को, ओवर रिपोर्टिंग को, हिडन मोर्टलिटी को, डिजिट ट्रांसमिशन को। तो आपको पता होगा आइसबर्ग जो घटना है यह अंडर रिपोर्टिंग को प्रभावित करता है। 48 है, एसिड बेस इम्बैलेंस इन रीनल फेलुअर। अगर रीनल फेलुअर में एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एस्क्लोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। तो राइट आंसर जो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ रहा हूँ। 49 है, कपल प्रोटेक्शन रेट CPR इंडिकेट।
CPR किसको इंडिकेट करता है? फर्टिलिटी रेट को, कंट्रासेप्टिव यूजेज, बर्थ रेट को, एवर्सन रेट को। माय डियर, कपल प्रोटेक्शन रेट इंडिकेट करता है कंट्रासेप्टिव यूजेज, कितना कंट्रासेप्टिव कौन सा कपल यूज करता है, इसी से CPR इंडिकेट होता है। समझ गए? 40 है HCM स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हाई कार्डियक मास, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ह्यूमन सेल मेटाबॉलिज्म। तो राइट आंसर जो होगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट इज द राइट आंसर, HCM का फुल फॉर्म। ठीक है। 51 है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हार्मोन, हार्मोन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेट बाय द प्यूटिड ग्लैंड, सही है। थायराइड हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, प्यूटिड ग्लैंड कंट्रोल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय लेबर। देखिए आपका ग्रोथ हार्मोन प्यूटिड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, सही है। थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, सही है। प्यूटिड ग्लैंड कंट्रोल करता है अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को, सही है। लेकिन इंसुलिन जो है लीवर के द्वारा सेक्रेट होता है, ये गलत है। तो ये अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, तो देखिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। और मैंने आज 51 क्वेश्चन कराया और ये सारे क्वेश्चन जो है अभी RRB में जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जामिनेशन हुई थी उसमें पूछे गए सारे के सारे एग्ज़ाम हैं। आप इस 51 में कितना सही कर पाए हैं, तो आप स्टाफ नर्स में इससे मजबूत सवाल ही आएगा। एक बात ध्यान में दे लीजिए, स्टाफ नर्स में इससे मजबूत सवाल ही आने वाला है, ये बात ध्यान में रखिए। RRB रेलवे रिक्रूटमेंट केंद्र सरकार का जॉब है, तब ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो आप में हार्ड क्वेश्चन आएगा, इससे थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा। समझ गए? आप बताइए, अगर आप इस 50 में से 51 में से 35 से कम सही किए हैं, मतलब आपका पढ़ाई कमज़ोर है। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, धन्यवाद।